नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कौशल केशव कल्चर की नई श्रृंखला में साहित्य और साहित्यकार की श्रृंखला में आज कथालोक पे बात करने जा रही हूँ। यह एक कहानी संग्रह है। इसके लेखक अनुज कुमार तिवारी हैं। इनको कई सम्मान साहित्य में प्राप्त हो चुके हैं। नारद सम्मान, शब्दश्री, सृजन रत्न, काव्य शिरोमणि। इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं और यह जो कहानी संग्रह है यह एक विशेष कहानी संग्रह है। इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा इलाहाबाद का मैंने भ्रमण कर लिया हो। इसकी कहानियाँ सिर्फ ग्रामीण और शहरी दोनों ही नहीं, व्यक्ति के संवेदनाओं को छूती हैं। अनुज जी, आज हम इस पुस्तक पे आपके साथ चर्चा करेंगे और आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रश्मि कौशल जी, और आभार व्यक्त करता हूँ केशव कल्चर के स्टूडियो ने हमें आमंत्रित किया इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए। तो उन सबका हृदय से, उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। मेरा सबसे पहला आपसे प्रश्न ये है कि इसकी जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वास्तव में जो कहानियाँ हैं इसमें, या जो कहानी लिखने की प्रेरणा की आप बात कर रही हैं, तो इस संदर्भ में मैं अपने पिताजी और माताजी को, आप ये यूँ कहें कि उनको इस कथालोक के माध्यम से मैं आज उनका तर्पण कर रहा हूँ। वास्तव में मुझे तो लगता था कि कहानियाँ कैसे लिखे, क्या होता है, ये सब हमारे पिताजी, हमने अपने द्वंद्व जो अंतर कथन है उसमें बड़ा स्पष्ट किया है कि पिताजी ने पहली बार मुझसे कहा कि अनुज ठीक है, तुम कहानी लिखो, कहानियाँ लिखोगे। तो मैं बहुत हंसा, इसलिए हंसा कि वास्तव में तब नहीं लिखता। हाँ, काव्य लिखना, कविताएं लिखना और सब सृजन करना ये स्वभाव में था, लेकिन पता नहीं उनको क्या दिखा कि उन्होंने कहा कहानियाँ लिखो, कहानी लिखोगे। तो उसमें मुझे लगा, लेकिन पता नहीं उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ और ये पहला संग्रह आपके हाथ में है। इसमें 16 कहानियाँ हैं। तो कहानी लिखने की प्रेरणा जो है मुझे अपने माता पिता से मिली, और बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी। तो हमें लगता है कि ये जीवन का अंग बनती चली गई, और उन्हीं में से जो अनुभूतियाँ हैं वो उसी का प्रतिफल ये कथालोक है। इसमें पहली कहानी जो है वही कहानी इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। आपकी पहली कहानी है आत्महंता, जिसका पात्र एक युवा है और वह किसी से प्रेम करता है और घर वालों ने उसकी कहीं और शादी कर दी, और इस चीज़ को वो झेल नहीं पाता है और वह आत्महत्या जैसा एक कदम उठाता है। ये कहानी मन को विचलित करती है, साथ ही यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या इस युवा के पास कोई और विकल्प नहीं हो सकता था? क्या उसे ऐसा कदम उठाना चाहिए था? क्या उसे अपने माता पिता, समाज और जो नई नई शादी हुई है उस पत्नी के बारे में, या जो प्रेमिका रही हुई है उसको भी तो एक दुख का अनुभव होगा ही कि आज तुम इस दुनिया में नहीं रहे। क्या यह कदम जो हम आजकल कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, अखबार में देखते हैं कि कोई ना कोई इस तरह का कदम उठा लेता है, आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने पहली कहानी आत्महंता की बात कही, और इसके बाद आपने ये भी कहा इसके शुरुआत में है कि ये कहानी इलाहाबाद का भ्रमण करा देती है। तो ये जो कहानी है वास्तव में यह उस युवक की संवेदना से जुड़ी है जो नैतिक बंधन में रहता है, नैतिकता को बड़ा तवज्जो देता है। और प्रेम, जानती हैं, बहुत कोमल सह होती है, और वही प्रेम हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है, वो हमारी मूल प्रवृत्ति है। उस लड़के को प्रेम हो जाता है। कहानी में आपने कहा कि क्या उसके पास और कोई विकल्प नहीं था और कुछ किया जा सकता था,
लेकिन यथार्थ की स्थिति यही है कि जब पीढ़ियों में गैप हो जाता है या पिता या परिवार वाले उनसे बात इच्छा ही नहीं पूछते कि कम से कम पिता एक बार इस कहानी का यही है कि जनरेशन गैप ना हो, जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप ना हो। कम से कम पिता को एक बार पूछ जरूर लेना चाहिए, भाई आप बच्चे का निर्णय उसके जीवन का लेने जा रहे हैं तो एक बार पूछ लेने में क्या हर्ज है। इसमें पिता को लगता है कि नहीं वो तो अच्छे ही कर रहा है, और आया इतना कम समय है कि लड़के के पास, और लड़का जो है वो नैतिकता में बंधा हुआ है, हालांकि बड़ा ही पवित्र प्रेम है उसका, बहुत पाक प्रेम है, मौका ही नहीं है कि कुछ कर पाता। विवाह हो गया, और विवाह के बाद वास्तव में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं, वो जो नैतिकता के आवरण में रहते हैं वो स्वतः को ही दोषी मान लेते हैं। तो कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि वो लड़का भी अपने पिता से इतना तो कह ही सकता था, लेकिन नहीं कहता है, वो नैतिकता में आवरण में लिपटा है। तो जो आधुनिक पीढ़ी है उसका यही संदेश है कि ऐसी घटना न हो। मूल बात यही है कि ऐसी घटना न हो, इसके लिए जो जनरेशन कम्युनिकेशन गैप है वो न हो, नहीं तो फिर ऐसी ही घटनाएं हो जाएंगी और मन को व्यथित कर जाएंगे, और ये कहानी कहीं न कहीं मन को व्यथित करके वहीं छोड़ देते। एक कहानी है प्रेरणा करके, उसमें भी आपने प्रेम प्रसंग दिखाया है। आपकी और भी कहानियों में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले छात्र जीवन की कई सारी कहानियां हैं, उसमें से एक ये भी है प्रेरणा। उसमें भी प्रेम प्रसंग है और वो कुछ भी नहीं होता है लड़का, और उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो कहती तुम्हारी औकात क्या है, हो तो तुम बेरोजगार ही। और वो उसी शब्द को, उसी आघात को अपने प्रेरणा बना करके यूपीएससी क्लियर करता है। यहाँ पर जो आपने प्रेम दिखाया है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि प्रेम एक स्वाभाविक इमोशन है ना, भावनाएं हैं, इसमें हम औकात नहीं देखते हैं, हम जात नहीं देखते, हम कुछ नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर दिखाया है कि उस लड़की ने उसके प्रेम स्वीकार करने से पहले ये देखा है कि तुम्हारी औकात क्या है। जी, इस कहानी में जैसे प्रेरणा है, वास्तव में वो जो प्रेम है वो उसका एक तरफा है। और जब वह लड़की उसको जवाब दे देती है कि नहीं हम बेरोजगार से क्यों विवाह करें। आपको बता दें कि जो इलाहाबाद की संस्कृति है, या मान लीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी अपनी जो है स्थिति, उसमें ये है कि प्रेम को सिर्फ कमजोरी, ये कहानी यही मैसेज देती है कि प्रेम किसी कमजोरी का नाम नहीं है, और प्रेम समर्पण का नाम है, त्याग का नाम है, पाने का ही नाम नहीं है। जो इसका नायक है तो वो सिर्फ प्रेम को अपनी कमजोरी मान के नहीं बैठ जाता। जब वो कहती है कि बेरोजगारों की कोई औकात नहीं होती, तो जब उसने उनसे प्रेम किया ही नहीं था, एक तरफा प्रेम था, तो उसका कहना स्वाभाविक था। तो वहाँ प्रेम को आर्थिक तराजू से तोलने की बात ही नहीं थी, उसने भी बड़ा सीधा कहा, साफ कहा। तो ऐसे में अगर वह प्रेम को कमजोरी मान के बैठ जाता तो शायद टूट जाता और बिखर जाता, लेकिन वह बिखरता नहीं है, उसी को अपनी प्रेरणा बना लेता है। और अंत में अब यहाँ एक बात और हम कहना चाहेंगे कि कोई भी काम, देखिए EQ और IQ, इंटेलिजेंट पॉइंट, मतलब हम कोई भी काम बुद्धि से करते हैं, बुद्धि से सोच के करते हैं। कोई भी बात हम बुद्धि को कुरेद के समझते हैं तो शायद हम उतना अच्छा नहीं करते, क्योंकि उसमें स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन जब कोई काम हम इमोशन से करते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ के करते हैं, यानी कोई भी काम अगर हम दिल से करते हैं तो वो बहुत अच्छा करते हैं, और कोई भी काम सिर्फ दिमाग लगा के करते हैं तो वो उतना अच्छा शायद न कर पाए। तो यहाँ वो दिल पे इस बात को लगा लेता है कि नहीं, अब हमें बेरोजगारी की औकात बतानी है, और उसी प्रेम को वह प्रेरणा बना लेता है और अंततः वह सफलता प्राप्त करता है। आपकी कहानियों में एक चीज़ है जो बार बार उभर के आई है, 3 कहानियों में जिक्र है दहेज संबंधित चीज़ों का। एक कहानी है आपकी परित्यक्ता, जिसमें सुजाता नाम की किरदार है। आपकी एक व्यथा करके है जिसमें रेनू और
शैलेश नाम के किरदार हैं, वहाँ पर दहेज से जुड़े हुए कानून का महिला पात्र ने दुरुपयोग किया है। जी। पहली कहानी में दहेज संबंधित मांगों को लेकर के अंत में उसे ससुराल से हटना ही पड़ता है। और तीसरी आपकी एक कहानी है वैदेही करके, उसमें भी वैसी ही चीज़ों का जिक्र है। उसके पति की नशा की आदत होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इन सारी चीज़ों में देखिए कि शुरुआत से वही है कि लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी होनी है और शादी करने के लिए वो दहेज जोड़ते हैं, और वो जब वो ससुराल जाती है तब भी ऐसी ही चीज़ों का उसे सामना करना पड़ता है। कितना दहेज लेकर के आई, क्या लेकर के आई, बार बार ताना सुनना पड़ता है। आपको लगता है कि अभी भी हमारे समाज में ये जो दहेज नाम की बीमारी है इसने जकड़ रखा है, लोग इस मानसिकता से उभरे नहीं हैं? बिल्कुल आपका कहना सही है। मैं इस बात से अभी भी इत्तेफाक रखता हूँ कि कहने के लिए चाहे जितना कहा जाए, और सब यही कहते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज का विरोध करना चाहिए, लेकिन वास्तव में जब अपनी बारी आती है ना तो सारी बातें अलग थलग कर दी जाती हैं। और एक नई भी प्रवृत्ति देखिए समाज में बढ़ती जा रही है कि जब लड़की भी हमारी पढ़ लिख करके एक स्टैंड क्लियर कर लेती है, इसके बाद भी उससे दहेज मांगा जाता है। बिल्कुल। ये आखिर क्या है? ये अजीब विसंगति है। इसका मतलब शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया और व्यवसायीकरण से एक दूसरा व्यवसाय जोड़ दिया गया। और देखिए कहीं न कहीं एकदम आज भी कटु सत्य है, भारतीय जनमानस में जैसे ही बच्ची जन्म लेती है उसके माता पिता को तत्काल ये हो जाता है कि अब किसी तरह से हमें जोड़ तोड़ करके व्यवस्था करनी है, इसकी शादी करनी है, मतलब पहला दिमाग में फिगर यही बन जाता है। तो कहीं न कहीं इस रूढ़ को तोड़ने के लिए हम लोगों को आगे तो आना ही पड़ेगा। और ये जो जितनी कहानियाँ आपने बताई हैं, ये कहानियाँ इसी रूढ़ को, इस संवेदना को छूती हैं और ये संदेश देती हैं कि ऐसी स्थिति न आए, दहेज के लिए ही प्रताड़ना न मिले, या दहेज ही नहीं और मतलब नारी होने का उसे बार बार ताना न दिया जाए। तो इसके लिए कैसे सुधार होगा? समाज में जागृति की आवश्यकता, समाज में बिल्कुल जागृति की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि जागृति नहीं हो रही है, जागृति हो रही है, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। और उन्हीं सामाजिक परिवर्तनों में से एक परिवर्तन की बात आपने कही कि जो व्यथा, तो व्यथा क्या है? व्यथा यही तो है कि वह जो नायक है, जो लड़का है, उसकी व्यथा यही है कि वो लड़की आती है और दहेज उत्पीड़न। ऐसा नहीं कि दहेज उत्पीड़न का केस, सबको पता है कि बहुत सारी बातें उसमें झूठी भी लगवा दी जाती हैं, तो दूसरा परिवार प्रताड़ित होने लगता है। तो दोनों दृष्टियों से समाज में देखिए सकारात्मक विचार वाले, नकारात्मक विचार वाले, दोनों हैं। लड़कियों को बचाने के लिए दहेज से संबंधित कानून लाए गए और उसी कानून का दुरुपयोग भी कुछ लोग कर लेते हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए। तो यह कहानी ऐसा न हो, इसको इंगित करती है। अपने पात्रों के संवेदनाओं के माध्यम से उसको छूने का प्रयास किया है। और बाकी आप देख रहे हैं कि कृति आपके हाथ में है। निसंदेह प्रयास तो यही है कि हम सिर्फ संवेदनाओं को छुए ही नहीं, एक उसमें संदेश भी छुपा हो जो हमें अंदर से स्पंदित तो करे, लेकिन हमें कुछ सोचने को मजबूर भी करे, कुछ सुधरने का मौका भी। मुझे लगता है कि लड़कियों के प्रति पूरे समाज की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। उन्हें सिर्फ वो शिक्षा ना दे कि जा कर के उसे किसी का घर ही संभालना है, वो आर्थिक रूप से भी अपनी स्वतंत्रता पे ध्यान दे। मुझे लगता है ये एक ज़रूरी कदम होगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी कदम है कि हम अपनी इन लड़कियों को आर्थिक संबल प्रदान करें और आर्थिक रूप से मजबूती की तरफ उन्हें ले जाएं और अपने अच्छे संस्कारों से उन्हें पोषित करें। बिल्कुल। संस्कारों को पोषित करने में जो भी सहयोगी तत्व हैं उनका प्रयोग करें। और सिर्फ पढ़ने के लिए ही पढ़ना, किताबी शिक्षा नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए ही पढ़ना, ये नहीं। वास्तव में ऐसे ही एक शब्द का प्रयोग हुआ कि अधपढ़ी, तो वो अधपढ़ी का मतलब ये थोड़ी है कि पढ़े लिखी नहीं, पढ़े लिखे तो है, पढ़ना लिखना आता है, पढ़ने लिखना तो आते हैं, लेकिन वो जो शैक्षिक समझ होती है, जो मानसिक स्तर होता है,
वो होने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा परिवर्तन हमारे समाज में लाने की भी ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाएं कि जो सर्वांगीण विकास की तरफ हो और बहुत अच्छे से अपने जीवन को समझ सकें और समाज को एक स्वस्थ स्वरूप हम प्रदान कर सकें। एक आपकी कहानियों में है दंडवार, दीवार, दंडवार या दंडवार? डणवार, डणवार कहा जाता है। जैसे आंचलिक शब्द है, आंचलिक शब्द है। गांव में, घरों में, या जैसे बीच में दीवारें पड़ जाती हैं, भाई भाई के बीच में दीवारें पड़ जाती हैं, पड़ोसी से पड़ोसी के बीच में, पड़ोसी से पड़ोसी में पड़े, चलिए कुछ बात समझ में आती है, लेकिन जब आपस में सगे भाइयों में आपकी कहानियों में पढ़ के ऐसा लग रहा था जैसे गांव में जो परिदृश्य कभी हमने बचपन में देखा हो या कहीं कहानियों में सुना हो, जेठानी देवरानी के बीच में छोटी छोटी बातों के लिए झगड़े हो रहे हो, नोक-झोंक हो रहे हो, और भाइयों के बीच में लड़ाइयों की नौबत आ जाए, ज़मीन जायदाद सबका बंटवारा हो जाए। इसी संदर्भ में आपकी एक और कहानी आती है धोखा नाम से, जिसमें कि उसकी दुकान हड़पने के लिए एक भाई दूसरे भाई की दस्तखत करवा लेते हैं और वो बिना पढ़े, बिना कागज़ को देखे उस पर अपने दस्तखत कर देता है जी। और इस तरीके से उसको धोखा मिलता है, सारी संपत्ति उसकी दूसरे भाई अपने नाम कर लेते हैं। यहाँ पर आपने पारिवारिक संघर्ष और विभाजन को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। आप इसके बारे में क्या लगता है आपको कि ये जो पात्र हैं, जिस तरीके से इन्होंने कोर्ट कचहरी का रास्ता लिया, इसको हम सुलझा करके भी अच्छे मनोवृत्ति के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये जो कहानियाँ हैं ये उस परिवेश को छूती हैं जहाँ हम समाज में जो संघर्ष है, वैयक्तिक संघर्ष है, महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष है, और जिस तरह से किसी भी परिवेश को आप देखें, जिस प्रकार से टूटन है, हमारे संबंध जो उनकी दीवारें हैं दरक रही हैं। समझिए कि हमारे संबंध अब दरक रहे हैं। तो जो संबंध दरक रहे हैं वो न दरके, इसी पीड़ा को यह व्यंजित करता है। संबंधों को संभालना संबंधों को निसंदेह संभालना बड़ा मुश्किल तो होता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य उस द्वंद्व से उबर जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संबंधों को तवज्जो दें, और संबंधों को तवज्जो देने के लिए है ये कहानी है कि डणवार जैसी स्थिति न पैदा हो, क्योंकि वहाँ ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। और इसके बाद धोखा जैसी स्थितियाँ न हो कि एक भाई जो आंख बंद करके दूसरे पर भरोसा करता है उसको हम धोखा दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को सचेत करती है ये कहानी, और इन्हीं संवेदनाओं को ये कहानी छूती है। सामाजिक रूढ़ियों पे भी आपने लिखा है, जिसको हम कहते हैं रूढ़िवाद, परंपरा, भेदभाव। ब्रह्मभोज नाम की आपकी कहानी है जिसमें आपने छुआछूत का वर्णन किया। आपको लगता है कि आज भी छुआछूत का अस्तित्व है, लोग ऐसा मानते हैं? देखिए, ग्रामीण परिवेश में ऐसा है। ग्रामीण परिवेश में अब बदलाव हुए, ऐसा नहीं कि एकदम है, लेकिन कहीं न कहीं इन बदलावों के बावजूद भी मन के किसी न किसी कोने में ये बातें आज भी हैं। दिखावे में भले न करें, लेकिन वैचारिक रूप से अभी वो स्तर नहीं प्राप्त हुआ है जो होना चाहिए। अब एक बड़ा अजीब सा, बड़ा मौजूद प्रश्न आपने किया है कि हम अब अपने समाज को देखें तो हम एक प्रकार से देख रहे हैं कि समाज में जात प्रथा टूट रही है, निसंदेह टूट रही है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जातिवाद बढ़ता जा रहा है। एक बड़ी अजीब विसंगति हो गई है हमारे समाज में कि जात प्रथा तो टूट रही है लेकिन जातिवाद बढ़ता जा रहा है। यानी वैचारिक रूप से जो है वो हम उस लेवल को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उस स्तर पर नहीं जा पा रहे हैं जहां हमें जाना चाहिए। तो ये कहानी वही संदेश देती है कि हमें अपने विचारों में, जैसे आखिरी में वो संत जी हैं जो है कृष्णानंद जी महाराज, वो यही संदेश देते हैं कि मनुष्य में भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में नहीं है। मनुष्य में कोई भेद नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी का संदेश है। अभी भी आप देखिए, कोरोना जो है यही तो संदेश देके गया कि मेरे लिए किसी में भी भेद नहीं है, चाहे कोई भी धर्म जात कहीं से हो, हर कोई इफेक्टेड हुआ, सबका एक ही तरीके से इलाज हुआ।
तो वही है कि ये कहानियाँ यही संदेश देती हैं कि हम कैसे अपना बेहतर समाज बना पाएँ। ऐसे ही आपकी दो कहानियां हैं, एक इंटरकास्ट मैरिज पे है, जब माधवी नाम की किरदार, क्योंकि उसके पति नहीं है और वह किसी और के साथ कहीं और उसकी शादी हो नहीं रही होती है, तो अंत में वह अंतर्जातीय विवाह कर लेती है और उसके परिवार चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं होता। अगर उनके पास कोई और अच्छा विकल्प होता है तो शायद इसके लिए वो सहमति नहीं देते। ऐसे ही आपकी एक कहानी है इंसानियत। उस कहानी में भी देखिए कि जो मुस्लिम किरदार है, लड़की है, उसके मामा उसकी जबरन शादी करने के लिए तैयार हैं और वह अपने से 5 साल छोटे हिंदू लड़के से अंत में शादी कर लेती है, क्योंकि दोनों ही के ही माँ बाप नहीं होते हैं, दोनों ही अनाथ होते हैं। ये दोनों कहानियाँ भी आपकी जो है समाज में हो रहे बदलाव को दर्शाती है, इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज। समाज में आप इस तरह से बदलाव देखते हैं? जी, बिल्कुल आपने कहा कि तो हम फिर वही कहना चाहेंगे कि साहित्यकार समाज का मुख और मस्तिष्क दोनों है, न्यायाधीश नहीं है। वो न्यायाधीश नहीं है, वो न्यायाधीश नहीं। हम अपना निर्णय कभी भी पाठक पर थोपेंगे नहीं, समाज पर थोपेंगे नहीं। अब समाज उस कहानी को पढ़ के ये महसूस करे कि हमें क्या करना चाहिए। क्या इंसानियत का जो कथ्य है, इंसानियत का जो कथानक है, क्या समाज में नहीं है? आप भी देख रहे हैं। क्या इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन विवाह नहीं हो रहे हैं? समाज में हो रहे हैं ना, तो ये समाज का आईना है। बिल्कुल। लेकिन समाज में रोकूंगी जी, आपने इसमें एक और चीज़ दिखाया है। एक हमारे समाज में है कि लड़के की उम्र ज़्यादा हो, लड़की की कम हो। आपकी इंसानियत कहानी में जो लड़की का पात्र है उसकी उम्र ज़्यादा है, लड़के की कम है। ये भी आपने उल्टा दिखाया है यहाँ पर। ये भी एक बदलाव नहीं, अब और स्वीकृति है नहीं, मौन स्वीकृति है, बदलाव है। और ऐसा नहीं कि आज नहीं हो रहा है, हो रहा है। भले ही वो सूक्ष्म स्तर पर हो, बहुत मान्यता न प्राप्त कर रहा हो, लेकिन है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो समाज का जो आईना है वो साहित्य दिखा तो रहा है नहीं, और साहित्यकार की नज़रों से बच नहीं सकता। नहीं, अब ये तो साहित्यकार क्या होता है? साहित्यकार हमने आपको बताया कि वो मुख और मस्तिष्क दोनों है। तो मुख तो हम व्यक्त कर रहे हैं और मस्तिष्क ये है कि क्या ये बदलाव हमें स्वीकार करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या करने चाहिए तो किस सीमा तक करने चाहिए और कैसे करने चाहिए, इसका रूप कैसे हो, या हम पाठक पर छोड़ देते हैं कि वह तय कर ले। समाज में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं। ऐसा नहीं कि रोढ़ियाँ टूटी नहीं हैं, रोढ़ियाँ टूट रही हैं और भी टूटेंगी। आगे आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर समाज बनाने की तरफ हम अग्रसर होंगे। इसी आशा के साथ तो ये साहित्य सृजन की यात्रा चलती है। और एक साहित्यकार का बहुत ही नैतिक दायित्व होता है कि वह जब साहित्य समाज को समर्पित करे, अर्पित करे, तो वह समाज को एक नई दिशा और एक नई दशा बनाने की तरफ उन्मुख करे, जो स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। आपने इसमें कई सारी कहानियों में, आई थिंक 2 कहानियों में दिखाया है आर्थिक संघर्ष को, जो मुझे ध्यान आ रहा है। एक जमानतदार करके कहानी है, एक कहानी है जिसमें एक किसान की आलू की फसल से संबंधित है जी। इसमें उन लोगों के आर्थिक संघर्ष को आपने दिखाया है, किस तरीके से उनका घर चलता है, किस तरह का बिचौलिया उनसे फसल खरीद लेता है और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जमानतदार में भी ऐसा ही कुछ है कि वो लोभ के मारे जमानत तो दे देते हैं कि उसके अंदर एक लोभ होता है कि वो उसके खेतों की जुताई हो जाएगी, मुफ्त में हो जाएगी, और अंत में उसे पूरे ट्रैक्टर का जमानत भरना आता है कि उसका खुद का जो ज़मीन है उसको बेचने की नौबत आ जाती है। इस कहानियों के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल, चूँकि हमने आपको बताया कि जो समाज है, हम ग्रामीण परिवेश से इतर होकर के संपूर्ण भारत की कल्पना तो नहीं कर सकते। और आज भी किसानी निसंदेह बहुत बड़ी चुनौती है। निसंदेह सरकारों ने बहुत काम किए हैं, लेकिन बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। जैसे जो कहानी निष्क्रियता है, वह यही इंगित करती है कि सिर्फ कानून बना लेने से ही किसान की स्थिति सुधार नहीं जाएगी। उसके लिए उन नियामकों पर नियंत्रण की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह से किसान को सीधा फायदा मिल जाए। किसान संघर्ष की स्थिति में जब होता है
तो वास्तव में हम लोगों ने भी किसानी को बहुत नज़दीक से देखा है। मैं भी ऐसा नहीं कि वायव्य हूँ, आसमान से टपका हूँ, ऐसा नहीं है। तो उन किसानों की संवेदना का जो प्रश्न है, उन किसानों की स्थिति का जो प्रश्न है, ये कहानियाँ एकदम वही उसी धरातल पर उतरती हैं और उसी धरातल पर पाठक को ले जाती हैं और बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो खड़े करती हैं और उन प्रश्नों के सूक्ष्म उसमें समाधान की तरफ भी इशारा है। अब ये पाठक पर हम छोड़ देते हैं कि वह निर्णय कर लें कि क्या समाज में जो किसान हैं उनकी यही स्थिति रहे और सुधरे तो कैसे सुधरे और क्या स्थितियां बने। यहाँ किसी का न सरकार की कोई आलोचना है न जनता की कोई आलोचना है, बात ये नहीं है। बात यह है कि वास्तविक स्थिति क्या है और उस वास्तविक स्थिति से हम किसान को उबार कैसे पाएंगे। तो स्वाभाविक बात है कि इन कहानियों को पढ़ने के बाद मन में बड़ी पीड़ा, टी सी चुभन सी उठेगी। हो सकता है कि पाठक को लगे कि कुछ रास्ता नहीं बताया। हाँ, कुछ रास्ता नहीं बताया, ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि कुछ रास्ता नहीं। हो सकता है कि वो ब्लेम करे कि आधा अधूरा छोड़ रघुवीर दिया। साहब भी फंसा हुआ है। हाँ, लेकिन ये भी फंसा हुआ है किरदार। लेकिन ये किरदार फंसे नहीं है। ये सारे के सारे किरदार आपको उस भावभूमि पर ले जाएंगे और एक छटपटाहट मन में अगर स्पंदन दे पाया तो मेरा लेखन धन्य हो जाएगा। कि आप स्पंदित अगर हो रहे हैं तो आप ये निर्णय कर लें कि हमें समाज में इनकी क्या स्थिति है और कैसे इनको देखना है। आपकी कहानी है भाई साहब लौट आए, और भी कुछ कहानियों में आपने एक स्टूडेंट के जीवन का वर्णन किया है। कौन कौन से वो लॉज में रहते हैं, छोटी बगिया बड़ी बगिया कौन सी जगह है, कौन सा नाग वासुकी मंदिर है जहाँ लोग बातें करने जा सकते हैं, राजू पुस्तक केंद्र कौन सा है, संगम किनारे कहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। ये पूरा का पूरा वर्णन है। मतलब आपकी कहानियों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा है जैसे इलाहाबाद आंखों के सामने से गुजर रहा हो। उसकी एक एक गली से आपने घुमा दिया। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि इतनी बारीकी से जो आपने छात्रों के जीवन को रेखांकित किया है, ये आपके अनुभव से निकला हुआ है या आपने बिल्कुल उसको देखा है, किस तरीके से वो रहते हैं, कैसे उनका कमरा होता है, सब कुछ बहुत बारीकी से किया है। इसी सिलसिले में आपकी कहानी आती है भाई साहब लौट आए, जो आते तो हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने और फिर वो गांव में जा कर के एट दी एंड जब कुछ नहीं होता है तो गांव की राजनीति में प्रधान बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए चले जाते हैं। उससे पहले खूब आपके इलाहाबाद शब्दों में क्या होता है, भौकाल कि 4 पत्रिकाएं पढ़ ली और सब पे अपना दिखाया कि मुझे इतना जनरल नॉलेज आता है, इतना ये मैं आता हूँ। 1 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद 4 घंटे सोए, शाम को अखबार पलट लिए। तो ये आपने एकदम बिल्कुल नज़दीकी से देखा है इसको या जिया है? बिल्कुल आपका कहना उचित है। वास्तव में मेरे जीवन का एक लंबा कालखंड इलाहाबाद में गुजरा है। तो अब उसको प्रयागराज कहिए। हाँ, अब ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज स्थल वही है। तो प्रयागराज में गुजरा है और वहाँ आपको बताएं कि जो छात्र हैं, जो छात्रों का जीवन है, ये किसी संत से, किसी ऋषि से कम नहीं है। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। यह पुस्तक भी उन्हीं के हाथों में सौंपी भी है। आप देखिएगा तो समर्पण में उन्हीं के हाथों में इसलिए सौंपी है कि ये ऐसा वर्ग है जिस पर बहुत कम लोग लेखनी चलाते हैं। ये ऐसा वर्ग है जो वाकई अपने जीवन का एक बहुत लंबा कालखंड सबसे विरक्त होकर गुजरता है और रोज द्वंद्व में गुजरता है। अब आप समझ लीजिए कि वर्तमान स्थिति में जो सिर्फ तैयारी करने आए या पढ़ने आए और उसको रोजगार की इतनी समस्याओं से गुजरना पड़े, 2-4 होना पड़े, तो उसकी मनोदशा क्या होगी। 10 बाई 10 के कमरे, 10 बाई 8 के कमरे, इलाहाबाद का हर गली कूचा। वहाँ के छात्रों का मैं अभिनंदन करता हूँ और बहुत वंदन करता हूँ उन्हें। आप ये कहें कि हम उन्हें ऋषि के रूप में मानते हैं तो ये अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि सारी बातें छोड़ करके एक कमरे में कुर्सी मेज पर बैठ करके अपना जीवन समर्पित कर देना, ये बहुत बड़ी बात समझिए, चैलेंज का काम है। और इसको वहाँ के छात्र बखूबी करते हैं। अब सब नहीं करते, ये अलग बात है, मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हैं वहाँ से हर बार कुछ न कुछ लोग निकलते रहते हैं और
निकलना भी चाहिए। एक तो वो संगम की नगरी है, मैं उस संगम नगरी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गंगा जमुना तो वहाँ है ही हैं, लेकिन अदृश्य सरस्वती भी हैं। तो जिनके ऊपर अदृश्य सरस्वती की कृपा है तो उनका तो कुछ कहने नहीं है। निश्चित रूप से वहाँ की जो छुअन है, इलाहाबाद की जो छुअन है, तो उसको बहुत नज़दीक से मैंने रह करके भी महसूस किया है। और ये जो कहानियाँ हैं, जैसे भाई साहब निकल गए, भाई साहब निकल गए, ये बड़ी पीड़ा से निकली हुई कहानी है। इसमें एक छात्र जीवन के क्या संघर्ष होते हैं और कैसे करता है, जब उसके घर की स्थितियां होती हैं, बाहर की स्थितियां होती हैं, और कई जगह सब विपरीत स्थितियां होती हैं, उन विपरीत स्थितियों में खड़े होकर के वह संघर्ष करता है। और इसके बाद इतना ही नहीं, और जो दिखावा करते हैं तो वो भाई साहब लौट गए की तरह भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जीवन जीने का नजरिया जो है वो बदल तो जाता है। तो इलाहाबाद की जो छुअन है वो इसीलिए है। इलाहाबाद की छुअन आंचलिक शब्दों से भी आती है। आपने खूब आंचलिक शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे भी नहीं पता था अलगोझा क्या होता है। ठीक है, एक लाइन था उसमें आपने लिखा इसको डेहरी डका दो। हाँ। ठीक है, आपने एक लिखा इसका गौड़ी खराब है। हाँ। एक आपने लिखा सेंटिमेंट, हाँ, मास्टरवा ने सेतमेत का मोड़ लिया। इसका मतलब बिना दहेज के आकर के मेरे यहाँ विवाह कर लिया। अब दहेज की समस्या वहाँ एक और है कतर ब्योत करके। जी, कतर ब्योत करके मतलब थोड़ा थोड़ा बचा करके। हाँ, अपने खूब आंचलिक शब्दों का इस्तेमाल किया आपने। देखिए, आंचलिक शब्द जो हैं वो साहित्य के सौंदर्य को तो बढ़ाते ही हैं, लोक तत्व लोक चेतना को भी वहाँ से जोड़ के रखते हैं। उसमें जो अपनेपन की जो छुअन होती है वो दिखाई देती है। तो ये बहुत जो शब्द जो आंचलिक हैं वो उस छुअन को कुछ अच्छा महसूस करा सकते हैं। उसमें पाठक अपने आप को लगता है कि ये जैसे हम इसमें हैं, वो अपनी उपस्थिति को महसूस कर पाता है इन शब्दों के माध्यम से। तो इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग कोई मतलब प्रयास करके नहीं आया है, वो साया तो बस जो आ गया सो आ गया। एक आखिरी कहानी है जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँगी, वो है व्यक्तिगत शुभोतिया नाम की लड़की का किरदार है, जिसको बचपन से लेकर के आपने बुढ़ापे तक का दिखाया हुआ है। जब वो जन्म लेती है तो उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, तो उसको ये कहा जाता है कि उसने अपने माँ बाप को खा लिया। शादी होती है तो ससुर की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपने ये नहीं दिखाया है कि उसके कदम रखते ही मृत्यु हो गई है। 5 साल के बाद ससुर की मृत्यु होती है, किसी की हार्ट अटैक से मृत्यु होती है, किसी की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। कुछ भी होता है तो उसका पूरा का पूरा ठिकरा इसके ऊपर डाल दिया जाता है कि शुभोतिया के लक्षण खराब हैं, नाम दिया आपने शुभ, और होता है इसके साथ सब कुछ अशुभ, कि जो भी ये कुछ करती है तो सब इसका जो है गलत ही हो जाता है। और अंत में जब ये नानी बन जाती है और अपने 5 साल के नाती को खिला रही होती है और वो बीमार पड़ता है, तो उसके लिए भी उसकी बेटी और दामाद कहते हैं कि माँ के ही लक्षण सही नहीं हैं, अब माँ आप जाओ। उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, पति की मृत्यु हो चुकी होती है, जैसे तैसे करके उसने 3 बेटियों का लालन पोषण किया, और वो लोग भी उसी मनोवृत्ति के शिकार हैं कि मेरी माँ सही नहीं है, मेरी माँ के लक्षण अच्छे नहीं हैं, मेरी माँ हमारे बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। उस माँ के पे लांछन है जिसने उन 3 लड़कियों को पाला, उन 3 की तो मृत्यु नहीं हुई। यह एक आपने सामाजिक एक ऐसी सोच पे आपने चोट किया है। भले ही इस किरदार को देख करके काफ़ी दया की भावना आती है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता है और अंत में वो संगम की तरफ जा रही होती है, कि अब उसे क्या करना है पता नहीं है जी। लेकिन जो आपने ये दिखाया है कि लोगों की सोच कैसी है, लोग सिर्फ वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं या वही मानते हैं, ये उस तर्क को नहीं देखते हैं कि हाँ, अगर इतनी ही मेरी माँ खराब होती तो पहले हम 3 बच्चों को भी खत्म हो जाना चाहिए था जी। शादी हुई तो 3 के पति तो बच रहे हैं जी। तो ये जो आपने चोट किया, आज भी ऐसा ग्रामीण परिवेश में देखने के लिए मिलता है कि लोग इस तरह का मानसिकता रखते हैं। ग्रामीण परिवेश क्या, आप किसी भी परिवेश में देखें, जब किसी के प्रति हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएं, ये पूरी कहानी पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी के प्रति जैसे हम ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएं,
कि नहीं अमुक ठीक नहीं है, हाँ हाँ, तो उसकी कुछ भी सकारात्मक बातें हमें समझ में नहीं आएंगी, नहीं दिखेगी, नकारात्मकता हावी हो जाएगी और हम उसकी सारी नकारात्मक भावों को ही हर समय प्राथमिकता के रूप में देखेंगे। तो ये कहानी उसी, एक तो ये कहानी आती है जो मुख्य पात्र है वो 60-62 वर्ष के ऊपर की है, तो स्वाभाविक बात है कि आज 2025 है तो उसके 40 साल पहले आप चले जाएं, 1960 का दौर है। स्वाभाविक बात है कि उस समय में इतना पढ़ाई लिखाई का वो नहीं था, किसी तरह लड़कियों को ज़्यादा न पढ़ा करके, इसमें एक शब्द जैसे आपने कहा था कि डेहरी टका दो, तो इसमें शब्द आता है कि डेहरी किसी तरह से, किसी तरीके से डेहरी टका दो। मतलब उसके जो चाचा चाची हैं वो भी यही सोचते हैं, काका काकी वो सोचते हैं कि किसी तरह से ये चली जाए, क्योंकि इसके जन्म लेते ही इसके माता पिता गत हो गए, उनको पालन पोषण में दिक्कत हो रही है, तो वो भी ये मान लेते हैं कि ये कुलक्षणी है, नाम तो शुभावती है लेकिन ये शुभ नहीं है। अब जब जाते हैं तो वहाँ उसके ससुर का भी जब देहांत, तो स्वाभाविक देहांत है, लेकिन इसके बाद भी मान लिया जाता है कि इसकी गोड़ी ही खराब हो। अगर हम ये मान लें किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, तो यह ठीक नहीं होता है। यह कहानी सिर्फ ये उद्देश्य लेके चलती है कि हमें किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है वह स्वाभाविक गति में होता है, तो इस मनोभाव से हमें निकलने की ज़रूरत है। और इसी कहानी के माध्यम से महिला की शिक्षा पर भी इसमें थोड़ा सा चोट है कि पढ़ाई होनी चाहिए। भाई प्रश्न तो वही है कि शिक्षा ही वह द्वार है जो हमारे समाज को स्वस्थ बना सकता है, शिक्षा ही वह द्वार है। लेकिन उन शिक्षा में ये नहीं कि हम शिक्षित होने के बाद भी अब लड़की से दहेज मांगे, हाँ कागजी शिक्षा नहीं। मैं सदैव इस बात का स्पष्ट पुरजोर समर्थन करूंगा कि सिर्फ कागजी शिक्षा नहीं, वास्तव में शिक्षा, जैसे शिक्षा का जो मूल भाव है वह वही है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता का अभिव्यक्तिकरण ही शिक्षा है। शिक्षा तो ये है, आप खुद पेशे से खुद प्रोफेसर हैं, तो स्वाभाविक बात है कि इस बात को बहुत अच्छे से आप समझते हैं। तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मौका दिया है। तो ये जो कहानियाँ हैं ये आपको उन संवेदना के स्तर तक ले जाएंगी, बस यही हम कहना चाहेंगे। बाकी अगर ये कहानियाँ आपको कहीं से भी आपके हृदय को स्पंदन दे पाए, हमारे पाठकों को, तो मैं अपना लेखन धन्य समझूंगा। बाकी आपके हाथ में किताब है। आज हमने इस पुस्तक पे चर्चा की, आपने लेखक की बातें सुनी, कथालोक इसका ये प्रथम भाग है, इसका द्वितीय भाग भी आपसे अपेक्षित है कि आप जल्दी इसका द्वितीय भाग भी प्रकाशित करेंगे। इसकी कहानियाँ समाज के बहुत सारी कुरीतियों को दर्शाती है, संवेदनाओं को दिखाती है, पात्र किस तरीके से किस परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, चाहे वो पारिवारिक उनकी परिस्थितियां हों, चाहे वो आर्थिक संघर्ष कर रहे हों, चाहे वो रिश्तों में उलझे हों, चाहे प्रेम प्रसंग हो, चाहे छात्र जीवन हो, चाहे गांव से रिलेटेड जेठानी देवरानी से रिलेटेड कहानियां हो। इस कहानियों में समग्रता है, इस कहानियों में सब कुछ छोटी सी पुस्तक में अलग अलग किरदार, अलग अलग भावनाओं को समेटे हुए हैं। आप इस किताब को एक बार पढ़ें। यह किताब अमेज़न पर उपलब्ध है। अनुज जी, आप आए और आपके साथ मैंने इन कहानियों पे चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रश्मि कौशल जी, और बहुत बहुत आभार है केशव कल्चर के स्टूडियो को कि आपने हमें मौका दिया। नमस्कार। नमस्कार।